कोई कितना भी घटिया दुश्मन हो, हमारे यहाँ पे रवायत है और कि खातून चल के आ जाए तो मामला बहुत बड़े बड़े जो है वो माफ़ हो जाते हैं। वहाँ एक चौकीदार को धमकी दी जा रही है कि तेरी वाइफ के हम बरहना कर देंगे और वीडियो बनाएंगे और वायरल करेंगे। यहाँ हम हिंदुस्तान में और भारत में हम गिला कर रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ बदतरीन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उनके साथ इस किस्म की, शायद वहाँ भी इस किस्म की बात ना हो। मुझे BBC ने ऑनलाइन लिया। मैंने BBC को ये उसी वक्त कहा था कि दिस इज़ द डार्केस्ट डे इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी के जो वकील थे वो जाके पटिशन दे रहे हैं कि इन जजों को हटाओ और इन जजों को लगाओ, जो कि मतलब आइन की पासदारी और आइन को बनाने में बड़े फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि जी हमारा कारनामा है जो कि 73 का आइन है। क्या आप डिक्टेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं तारुफ़ कर देता हूँ। हमारे साथ असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली साबिक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें आज के प्रोग्राम में इजाज़ुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले असद कैसर साहब, डिफ़ॉल्ट की बातें करते करते अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का आम आदमी डिफ़ॉल्ट हो गया है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात और ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि आदमियों को बरहना करने से मामला बढ़ते बढ़ते ख़वातीन तक पहुँच गया है। इज़्ज़त जो है वो सबकी साझी होती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल इमरान खान साहब ने की, उस्मान डार के साथ बैठे हुए और जावेद नामी जो चौकीदार है उसके साथ बैठकर, वो तो ऐसा लगता है कि तमाम लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी, आवाज़ आपने पहुंचा दी, सिस्टम लगता है सो रहा है और किसी को भी जावेद अली की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त लगती नहीं है, तो क्या हल है? देखिए, तो ये महसूस हो रहा है कि महसूस क्या हो रहा है, बल्कि प्रैक्टिकल है कि इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून और कोई आइन नहीं है। यानी वो जंगल का कानून था जो सबसे ज़्यादा ज़ोरावर होता है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मसला है। मतलब जो है ना, आइन अमलन तौर पर मातल हो चुका है। एक तो ये जो 90 डेज़ वाला इशू है, और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना एक समोटो लिया हुआ है और कुछ बन गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए और उसका दिफा करे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कोई यही जिस तरह जंगल के कानून में और जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसको इज्जत करे जिसको करे वही कानून बना हुआ। पाकिस्तान का ये तस्वीर तो कभी मार्शल लॉ तौर में भी नहीं आया है, और जिस तरह ये कर रहे हैं कि एक तो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से बढ़ के अब ये मॉरली जिस तरह इस माशरे को कोकला कर रहा है, ये बहुत अफसोस है। लेकिन ये खुशाइन बात यह है कि इस सब चीज़ों में इस वक्त अवाम में एक बेदारी आ चुकी है। इसमें इस वक्त अवाम जो है ना, एक यानी मैंने आपको बताया कि मैंने एक अपने इलाके जलसा किया, इतने लोग निकल आए हुए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ से आए थे। तो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है, इसके ख़िलाफ़ गम गुस्सा भी है, और मीडिया का और ख़ासकर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों हमारे इलाके में जो हमारे मुख्तलिफ MNAs है या चीफ मिनिस्टर, उसके घर के सामने आपको पता है लाउड स्पीकर पर ऐलाना दिए हैं। दूसरे दिन जो है मलक के लोग और बाजौड़ के लोग तानुक पहुँच गए, गायब हो गए, सारा अमल गायब हो गया। तो ये जितने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तशद्दुद के, इमोरल और गैर इंसानी जितने कर रहे हैं, ये इसके अपने ये इस वक्त इन्होंने मुल्क को जो है ना बनाना रिपब्लिक बनाया है। यहाँ जंगल का कानून है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस वक्त आवाम भी निकल आए हुए है, आवाम में शऊर आ गया है। इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान की क़यादत में वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ असद कैसर साहब, अब कोई कितना भी घटिया दुश्मन हो, वो ख़वातीन के मामलात में लोग, हमारे यहाँ पे रवायत है और सोसाइटी के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है
कि खातून चल के आ जाए तो मामला बहुत बड़े बड़े जो है वो माफ़ हो जाते हैं। वहाँ एक चौकीदार को धमकी दी जा रही है कि तेरी वाइफ के हम बरहना कर देंगे और वीडियो बनाएंगे और वायरल करेंगे, वरना तुम हमारे मर्ज़ी का स्टेटमेंट दो। ये किस गिरावट का शिकार हो गया है निज़ाम? बहुत अफसोस है। यानी हमारे जो यहाँ हम हिंदुस्तान में और भारत में हम गिला कर रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ बदतरीन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके साथ इस किस्म की, शायद वहाँ भी इस किस्म की बात ना हो जो यहाँ कर रहे हैं। मतलब ये आया इस मुल्क में कोई है कि वो कम अज़ कम नोटिस ले, और ख़ासकर जिस इदारे में हो रहे हैं उसके क्या कर रहे हैं, वो इदारा किधर पहुँच गया है, उस इदारे की क्या भी स्टेटस रह गई है। ये तो बहुत अफसोस है कि क्योंकि हम तो इस मुल्क पे एक मजबूत फौज देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारी फ़ौज जो है ना उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर इदारों में इस किस्म के लोग हों और वो इदारे की बदनामी का बायस बने तो ज़रूरी इस बात की है कि उसकी जो लीडरशिप है, जो उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। इदारे की बदनामी की बायस बन रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इदारा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ हैं सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो है ना काम करना चाहिए। मैं इजाज़ुल हक साहब, ये क्वेश्चन का कौन सा लेवल है, मैं वो पहले वाले सवाल पे बाद में आता हूँ, लेकिन देखें मुझे अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें एक नईम नामी शख्स है, उसका ताल्लुक़ कामों की गुजरांवाला से है। वो एक जगह पे दीवार के साथ खड़ा होकर ये कह रहा है कि इमरान रियाज ने मुझे वर्गलाया, मेरी उससे पता नहीं कैसे मुलाकात हुई और उसके कहने पर मैंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले किए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो एतराफ़ कर रहा है। उसके बाद मैं एक कैंप में मौजूद था, हम वहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे थे, तो वो नईम नामी नौजवान चलकर मेरे पास खुद आ गया। उसने आके माजरत की और उसने वहाँ पे सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसने बताया जी कि मुझे उठा कर ले गए थे, मेरे कपड़े उतारे, मुझे नंगा करके मारते रहे, फिर मुझे धमकाया गया कि मेरे बीवी बच्चों को उठा के लाएंगे, मेरे बच्चों के साथ ये करेंगे, तेरी बेटियां हैं हम ये कर देंगे। कहता मैं बहुत डर गया था और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने आपसे कभी कोई मुलाकात भी नहीं है सच, और ये जो सारी स्टेटमेंट था ये किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती कहलवाया है। और अभी आपने कल फिर देखा। इजाज़ुल हक साहब, ये कौन लोग कर रहे हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है, और पाकिस्तान के जो इदारों के अंदर सरबराहान बैठे हुए हैं उन्हें क्या इस बात का एहसास है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर के ख़ान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अगर वो अपने दाएं बाएं बैठा कर लोगों को इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई वज़न तो है ना। और देखें, ये दफ़ा 164 का जो बयान है ये इसाक डार साहब ने भी दिया था। ये मेरे वालिद का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त वो जो पायलट ऑफिसर अवान था उसने भी दफ़ा 64 का बयान दिया था जिसको गायब कर दिया गया। तो ये तो एक आर्जी तौर पे कर रहे हैं ना सारा कुछ, लेकिन अफसोस इस बात से होता है कि मौजूदा हुकूमत, ये इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, यानी कि हम तो सियासतदान हैं तो हम तो उसी तरह देखेंगे इसको कि लोगों को डरा कर धमका कर और जो ओपोनेंट है आपके उनके ख़िलाफ़ आप ऐसे केसेस बनाएं ताकि उनको किसी तरह से साइड लाइन करें या डरा के धमका के अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। लेकिन अब वो उससे अब आगे जा चुके हैं। ये जावेद नामी शख्स जिसके साथ किया था, यानी कितना उसको धमकाया होगा, कितना उसको मारा होगा, कितना उसको टॉर्चर किया होगा, उसके बावजूद वो आगे सारी कौम के सामने बैठ गया। तो अफसोस होता है ये देख कर कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ इमरान रियाज साहब कि ये मज़ामत का नहीं, मुफाहमत का माहौल पैदा करना चाहिए। आप मज़ामत करके आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। देखें, मौजूदा हुकूमत को तो ग्राउंड रियलिटी, जो मैं आपने पहला सवाल किया था, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि मैंने कहा कि दोनों इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। देखें, पॉलिटिशियन, और अगर ये थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स अगर ये जानते हैं, इनको सारा पता है, ये नहीं कि ये बच्चे हैं और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। इनका ख्याल था कि गवर्नर ऐलान ना करके, दोनों गवर्नर्स ऐलान ना करके हम ऐसा एक मतलब इलेक्शन कमीशन को ऐलान नहीं करने देंगे तो शायद ये बात जो है वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, अगर ये 90 दिन में प्रोविंशियल असम्बली के अल्लाह करेगा इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, और अगर वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो गए और कौमी असम्बली के बाद में हुए,
तो ये कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। मैं आज भी ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अगर इलेक्शन करवाएगी, इन्होंने अब आगे जो करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो कौम को भी पता लगना चाहिए। तो ये दोनों इलेक्शंस इकट्ठे करवाएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी, अगर 90 दिन कहेंगे ऐसे सर देखें ना, बात सुने सर, देखें उसी डेट को ये दोनों 45 दिन गुजर गए हैं और अगर अभी कौमी असम्बली तहलील होती है तो फिर दोबारा 90 दिन शुरू होंगे। अब ये वाले जो 45 गुजर गए हैं, इनका फिर क्या करना है? ये तो अब कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे निकालना पड़ेगा ना इसका। नहीं, ये वो जो देखें ना 90 दिन के, एक चीज़ और है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने हैं। वो ऐसी कोई हद नहीं देता कि इतने दिन के बाद करने हैं। अगर ये 90 दिन के अंदर करने हैं तो 45 ये वाले तो बाकी हैं, ये वाले तो 90 दिन के अंदर हो जाएंगे और वो वाले 45 दिन में होके इसके साथ मिल सकते हैं। वो इस तरह मिल सकते हैं कि 90 दिन तो अब अपर लिमिट है ना, उसके बीच में आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। हाँ अगर इस हुकूमत ने इलेक्शंस करवाने, देखिए इनका तो अब पूरा जोर क्या है, ये चाह रहे हैं जो कि कौम को भी पता होना चाहिए, आपको तो मालूम है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाह रहे हैं। ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू मैंने सुनी है पिछले दिनों जलसे पे, मुझे ये 97 के सुप्रीम कोर्ट के हमले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। आप इसको माने कि ना माने, मैं उस वक्त इसी जमात का सीनियर नायब सदर था जिस वक्त के ये हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उस दिन रात को इमरान रियाज खान साहब, मुझे BBC ने ऑनलाइन लिया, मैंने BBC को ये उसी वक्त कहा था कि दिस इज़ द डार्केस्ट डे इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ गोइंग टू बी द डार्केस्ट डे। और नवाज शरीफ साहब ने मुझे एक बड़े मेरे करीबी और उनके भी करीबी, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, से मुझे रात फ़ोन करवाया कि जा साहब आप क्या कर रहे हैं। उनसे फ़ोन करवाया मुझे जो कि जमहूरियत के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं और सहाफ़त के भी अलमबरदार कहते हैं। उनसे मुझे फ़ोन करवा के कहा कि जादुल हक साहब ये आपने क्या कर दिया जी, वो तो मियाँ साहब तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा कमाल कर रहे हैं आप, मेरे ही नीचे जो MPs थे, मेरे ही नीचे, पिंडी में मैं रहने वाला हूँ ना, उस ज़माने में मैं 3 दफ़ा पिंडी से इलेक्शन लड़ा था, उन सब से ये काम करवाया, लोगों को लाहौर से बिठा के लाए, पंजाब हाउस में देगें पकवाई और उसके बाद जजों को भगा दिया। और वो लोग जो आज ये सब कुछ करवा रहे हैं अपना डार साहब के ख़िलाफ़, वो उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये जो तख्ती जजों की उतार दी गई थी, मैं तो इसको सीधा कर रहा था, मैं तो वैसे ही वहाँ मौजूद था, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उनको जाने भी दिया, जिस तरह रातों रात इलेक्शन भी उनको जिता दिया गया था। अब मेरी बात सुने आप, ये चाह रहे हैं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, या तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए, सब कोई मार आए नहीं होगा, मुझे नहीं पता किस तरह ये करेंगे, और या फिर इस मुल्क के अंदर सर जो सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है उसका 2%, पाकिस्तानियों ने सिर्फ 2% ने राय दी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोई सलूशन हो सकती है। देखें, जब पाकिस्तानी नहीं मानेंगे तो आप जोन सी मर्जी हुकूमत ले आए, सिस्टम नहीं चलेगा। मार्शल्लाह को लोग इस मर्तबा जूते की नोक पे रखेंगे, कोई लगा कर देखे सर कैसे हो जाएगा, मार्शल्लाह लग जाएगा। मुल्क है, बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। मैं आपको इनकी ख्वाहिश आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनकी ख्वाहिश है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट आए किसी ना किसी तरह से, या तो ये खुद लिंगर ऑन करें जिससे कि मुल्क जो है तबाही के दाने पे पहुँच जाएगा, या कोई ऐसा अरेंजमेंट ले आए कि इलेक्शंस किसी तरह, क्योंकि हमारे लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है, साल 2 साल में ये भूल जाते हैं। ये इस सारा जो कुछ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। मतलब खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस निकाल रहे हैं जो कि केस आप सोच नहीं सकते। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस हैं तो इनके खिलाफ तो उस किस्म के मेरे ख्याल में 100 गुना ज़्यादा केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो कुछ और केस निकाल के ले आए, ये कोई बैंकिंग कोड में बुला रहे हैं, कभी यहाँ बुला रहे हैं, कभी वहाँ बुला रहे हैं, और अपने केसेस जो हैं वो सारे ख़त्म करवा लिए। यानी ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है, ये सारे बैठ कर देख रहे हैं। उस पर सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अरबों रुपए की आपने चोरी की हुई है और आप अपनी मर्जी का अपोजिशन को बाहर निकाल दें, पूरी असेंबली जो है वो हुकूमत बन जाए, यानी कि वो जो बैठे हुए हैं। आपको अभी भी लगता है सर, एक सेकंड, आपको अभी भी लगता है कि इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ होंगे? आपको ये लगता है या बिल्कुल एक साथ होंगे? मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ आपको। मेरे साथ मेरा ताल्लुक नहीं है इस जमात के साथ,
मुझे पता है कि क्या बातें होती हैं। मुझे सर आपका सारी ताल्लुक मालूमात जमात होती के हैं। साथ तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे जमातें तो नहीं बनाने हो रहा। वालों के साथ तो है ना। मैं कह रहा हूँ कि जमातें बनाने वालों के साथ भी है, जमातों के साथ भी। मैं इस जमात के बनाने वाला हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। मुझे मालूम है कि 88 से किस तरह ये परवान चढ़ी और किस तरह से PMLN बनी बाद में। मुझे सारा मालूम है, इनकी ख्वाहिशात भी मुझे पता है। मेरे सारे वो कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारी कोई आपस में कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। मुझे पता है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर सूबाई असम्बली के हो गए और वज़राए आला आ गए और ट्रांसपेरेंट, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने रिगिंग को नहीं मानना। आप जितनी मर्जी प्री पोल रिगिंग कर लें, जितने मर्जी मामलात कर रहे हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट को अगले फैसले भी करने चाहिए जो कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। अब असेंबली में भी कुछ लोगों का डी नोटिफाई हो गया, वो असेंबली में बैठेंगे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनाएं। ये सारे मामलात अगर तय करके आगे इलेक्शंस हो गए तो मैं समझता हूँ कि शायद रास्ता निकला है। वरना इमरान रियाज साहब, इस माहौल में आप 10 भी इलेक्शंस करवा देंगे, किसी का कोई नतीजा किसी ने कबूल नहीं करना। मैं ये आज भी ये कह रहा हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ और कोर्ट्स को भी ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसे फैसले करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हों। ये किस तरह से आपने अच्छा किया, सुओ मोटो ले लिया, और डेट का भी ऐलान करें ताकि इलेक्शंस हो और इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और हम आगे की तरफ जाएं बजाय पीछे की तरफ जाने के। असद कैसर ये साहब, है सारा मामला जो। जी ठीक है। असद कैसर साहब, ये जो इंतखारीक के हवाले से है, आपको इंतखाबात की तारीख मिल जाती है तो आप सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाएंगे। आपके MNA इलेक्शन तब लड़ेंगे जब कौमी असम्बली जो है वो तहलील होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश मैं आपको बता देता हूँ, और ये ख़बर है, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आपकी जमात और PDM की जमातें बैठ कर किसी नतीजे पर पहुँचे इंतखाबात के लिए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, हम तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। हम तो कहते हैं कि कोई बारवाह आइन काम नहीं होना चाहिए। जो कानून और आइन की, और अभी हमारी ये उम्मीद है कि जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सबोटो दिया हुआ है, ये तो किसी के ख्वाहिशात के ऊपर नहीं, वो तो आइन की तशरीह करेंगे। और आइन तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तो एक आम आदमी भी समझता है कि आइन के क्या इसके बारे में डायरेक्शन है, आइन क्या चाहती है। तो जो कुछ हो वो आइन के मुताबिक हो। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क नहीं चल सकते। ये किसी के ख्वाहिशात के ऊपर नहीं हो सकता, या किसी की सियासी वफादात को प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। इस मुल्क तो तब चलते हैं जब मुल्क जो है ना कानून के ताबे हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर सूरत में आइन की तरफ, जो आइन में है उसके मुताबिक हमें जाना चाहिए। और ये तो अभी इसमें तो बिल्कुल क्लियरिटी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारे जो सूबाई, हमने ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ है, 28 को उधर भी हमारा डेट जो है ना फिक्स है, और मैं उम्मीद है कि वहाँ से भी फैसला आ जाएगा, क्योंकि वो 28 को डिसीजन कर लेंगे। तो आपसे भी होगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये फेवरेबल, क्योंकि उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो भी पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क की तमाम पॉलिटिशियन को ये सोचना चाहिए कि क्या हमने इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या करना है। ये हमारे बच्चों का मुल्क है। हमने इस मुल्क में अनारकी तो पैदा नहीं करनी है। जिस तरह जनरल साहब कहते हैं, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं है। हम तो सब चाहते हैं कि एक मुल्क में जो है ना कानून और आइन की बालादस्ती हो, और यहाँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ जो है ना मेरिट का निज़ाम हो, यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान हो, जो कायदा का पाकिस्तान है। ठीक है। उसी पाकिस्तान की हमें अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर सोचना पड़ेगा। हमें सियासत नहीं सोचनी चाहिए कि हमें इक़्तिदार में नहीं। मैं तो बिलीव करता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जो आवाम डेट है उसको इख्तियार है कि वो मुल्क की हुक्मरानी करे, मुल्क को चलाए। और ज़रूरत इस वक्त बात इस बात की, जो डिसीजन लेनी चाहिए वो ये हुकूमत नहीं ले सकती। ये बहुत कंप्रोमाइज़ है। इसके अंदर जो है ना इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक एक फैसले के लिए सबको मुश्किल से राज़ी करना पड़ता है। हमें एक छोटी सी हमारी एलाइज थे, उसको भी राज़ी करने के लिए हमें बहुत मुश्किलात पड़ते थे। इवन बिल पास करने के लिए भी हमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते थे। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जिसकी अक्सरियत हो, उसके लिए कानून साजी भी आसानी हो, और एक मुल्क की जो इस वक्त माशी हालात है, या मुल्क की जो है ना जोग्राफियाई तौर पर हमें जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी हुकूमत हो कि उसके पास मैंडेट हो, वो उसकी अक्सरियत हो, और वो
मुश्किल फैसले लें। इस वक्त मुश्किल फैसले के बगैर जिन्हें नहीं चल सकता। इस तरह जो ये चला रहे हैं और मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। और तारीख ये लिख के गया जिसका किरदार है, ख़ासकर रजीव चैन में जिस लोगों ने किरदार अदा किया है, ये तारीख में इसका नाम सबसे बुरा होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका जो चेहरा ये काला होगा। एक सर यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। इश्यूज और भी उन पे बात करनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। इजादुल हक साहब, एक चीज़ और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, अगर यहाँ पे इंतखाबात नहीं होते तो आने वाले महीनों में बदतरीन लोड शेडिंग आ रही है और लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली की और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बिल भी आ रहे हैं। महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही और रमज़ानुल मुबारक जो है इस मरतबा मुश्किल तरीन रमज़ानुल मुबारक अंदाज़ा किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के सामने होगा। तो अभी अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो आने वाले वक्त में तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट का हक है वो केस भी ओपन कर दिया 3 मार्च से। अगर वो भी फैसला आ जाता है तो जितना डिले करेंगे वो वाले वोट भी आ जाएंगे। तो क्या इस वक्त जो पीडीएम है उसको समझ नहीं आ रही कि उन्हें इंतखाबात में अभी जाने का शायद कुछ कम नुकसान हो, लेकिन जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतना नुकसान बढ़ जाएगा? आपकी असेसमेंट क्या है इसमें? बिल्कुल यही बात है, अभी जाएं या बाद में जाएं, बात तो वहीं पर आ जाएगी। एक मरतबा तो इनको जो ख्वाहिश थी ना, इनकी जो लालच था, जो तमा था, जो उस कुर्सी पे बैठने की मतलब अरसा दराज से ख्वाहिश थी, वो तो पूरी हो गई है। और अभी देखें, मुझे देखकर ये अजीब लगता है कि इनकी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है वो इनसे दूर होती जा रही हैं। अगले दिन पीपल्स पार्टी जो कि मतलब इनकी एक मजबूत तरीन अलाय है और जो रजीम चेंज के अंदर जिसका मेन किरदार था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये मोहतरम जरदारी साहब ने। उनके सीनियर तरीन जो एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बैठ कर ये कहा कि हम तो एलाइज हैं, हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं। हाँ जी, वो कहना तो ये फैसले तो नून लीग ने करने हैं। जो मतलब ये मुस्लिम लाइव कहा ऑन टेलीविज़न का, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको कहा, इसी तरह और दीगर हमारे दोस्त थे जो पीडीएम का हिस्सा हैं प्रोग्राम में, वो भी यही बात कह रहे थे कि जनाब हमारा तो मशवरा भी नहीं लिया जाता। अब बात यह है कि मैंने उन्हें क्या कहा था, मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये अपने आप को, मुझे तो दुख हुआ देख कर कि पीपल्स पार्टी के जो वकील थे वो जाके पटिशन दे रहे हैं कि इन जजों को हटाओ और इन जजों को लगाओ, जो कि मतलब आइन की पासदारी और आइन को बनाने में बड़े फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि जी हमारा कारनामा है जो कि 73 का आइन है, और ये जाकर एप्लीकेशन दे रहे हैं जी कि फ़लाँ जज को हटा दो, फ़लाँ जज को लगा दो। क्या आप डिक्टेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? क्या आप उनके नाम लेकर, कभी आपने सुना था ये कि सिटिंग जजेस जिन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है कि उनको इस तरह से रगेदा जाए गलियों और महलों के अंदर और उनकी तस्वीरें दिखाई जाएं? यानी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब कि किसी सिटिंग जो है वो उस शख्स के बारे में बोलें जो कि इक़्तिदार में हो, जो चला जाता है उतर के उसको जनाब गालियां भी देंगे, उसके पीछे नहीं, अभी तो सिटिंग जजेस के बारे में बोल रहे हैं ना सर। अभी तो देखें सिटिंग जजेस के बारे में बोल रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक PMLN को जो उन्होंने शुरू में बयानिया बनाया था उसमें जनरल बाजवा पे भी उन्होंने तनकीद करनी थी, लेकिन अब जनरल बाजवा पे तनकीद करने से वो हट गए हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर क्या किसी सियासी जमात में ये जुर्रत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की तौहीन करे? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तब भी उसको रुकवाने के लिए मुझे मालूम है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन दिनों मेरे ख्याल में जहांगीर करामत साहब थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म के पास भी गए थे और सदर के पास भी गए थे। मेरे ख्याल में उन दिनों में फ़ारूक लगारी साहब सदर थे, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है यही मामला था, क्योंकि मैं तो उसका हिस्सा था ना, मुझे तो पता है सारा कि कैसे हुआ था वो।
इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भी इनको रोकने की कोशिश की थी, इनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो 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 आप हालात देख रहे हैं कि कभी ऐसा माजी के अंदर नहीं हुआ कि आप किसी को इस तरह से बात करें जिस तरह से अब ये बातें की जा रही। ठीक है, अपना गुस्सा तो होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? ये इसलिए की जा रही हैं कि ये जमहूरियत को चलता हुआ नहीं देख रहे, ये अपनी शिकस्त को देख रहे हैं। ये वजह है कि मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बात देखें, बात यह है कि कुछ लोगों को अपनी अना से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। इस वक्त आपने मईशत की बात की है, मैं कहता हूँ ये अगर अगले 3 महीने और चल गए मौजूदा हुकूमत, तो आप समझ लें कि हमारा मामला जो है वो फिर संभला नहीं जाएगा हमसे। इस बात पे चाहे किसी को गुस्सा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, माजी में भी मैं तंबीह करता रहा हूँ, मैं ये बात करता रहा हूँ, और मुझे टोका भी गया है कि जनाब आप मत बोला करें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मैंने कहा कि मैं सारी उम्र मतलब एक बैंकार रहा हूँ, 16 साल तक हमने ये पढ़ाई की है फाइनेंस के बारे में, ये हमारे सारे दोस्त हैं। मतलब ये इस तरह से आप इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाल सकेंगे। देखिए मुझे आप बताएं, आपको बोलने से मना सियासतदान चाहे करते आपको हैं एक तरफ नहीं या दूसरे लोग करते हैं, दूसरे दोस्त आपके? सारे ही करते हैं, दोस्त हैं जो करते हैं, सारे दोस्त करते हैं। नहीं, वो क्यों मना मैं करते आपको हैं? ये यानी बात वो बताऊं, तो जब आप तक तो मुल्क देखें के ना, भले में बात करते हैं सर। तो मैं तो मुल्क के भले में बात करता हूँ और करता रहूँगा। अब पता नहीं कि क्या मसला क्या। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल इकॉनमी है। कोई इकोनॉमिस्ट को आप बैठा लें, वो आपको ये बताएगा कि जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगी, जब तक ये गैप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान नहीं बराबर नहीं होगा या कम नहीं होगा, जब तक आपको चाहे कितने अरब डॉलर आप ले आए, आप नहीं चला सकते इस मुल्क को। एक्सपोर्ट्स आपकी बंद पड़ी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, भाई रॉ मटीरियल आ ही नहीं रहा, तो आप किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? मुझे समझाए ना ये। और कौन आपको पैसे देगा? जब तक कि आप ये तासुर नहीं देंगे कि इस मुल्क में कंटिन्यूटी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। अब जो हुकूमत आई है वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो कि ये 5 साल के लिए यहाँ अगर बैठ गई है और अब ये फैसले करेगी मुल्क की, मैं कहता हूँ आपके सारे दोस्त जो आज आपको कितरा रहे हैं कि जी पहले वहाँ से पैसा लेकर आए, IMF से लेकर आए, फिर हम देंगे। और अगली बात जो मैं बड़ी खौफनाक कहने लगा हूँ, जिस बात पे मुझे इनको खुशी नहीं होगी, ना मुझे हो रही है, कि आप देखें कि चाइना जो आपका इतना हमदर्द है, शुरू से आपके साथ खड़ा रहा है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा है, आज उनका सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, आज उनका डिफेंस अटैची पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं तो दस बदस्ता हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुदारा ये आपस की लड़ाई को ख़त्म करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें। देखें, किसी का रास्ता रोकने से वो रुकता नहीं है। माजी के अंदर हम ये देख चुके हैं, आप भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, हम भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं। मुझे याद है 88 से मैं सियासत में आया हूँ, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जब IGI बनाई जा रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना। क्या हुआ फिर? चाहे वो लड़ दड़ के खतूत लिखवा के पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई, फिर हमें बताया गया सामने बैठकर कि जी ना बेनज़ीर आएगी ना नवाज शरीफ आएगा। हाँ, ये मैं अपनी आंखों के सामने देखा हुआ कर रहा हूँ। अब तो मैं मोहतरमा आई ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कॉन्डोलीसा राइस बीच में पड़ी, और हमारे में इतनी तो तड़ है नहीं कि हम अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी को कह सकें, फॉरेन सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ पे, सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इतनी तड़ तो हम में थी नहीं कि हम यहाँ हमें कहते रहे जी कि 100 साल तक वर्दी में हुकूमत करेंगे आप, और उसके बाद आपने जो है उसके बाद मोहतरमा के साथ बैठकर आप गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब 10 सितंबर का दिन भी याद है मुझे, 2010 था या जो भी था, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, तो मुकरीन और हरेरी साहब दोनों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। एक की कंपनी में एज ए बैंकर सऊदी ओजर के साथ काम करता रहा हूँ, और एक के साथ मेरा बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था प्रिंस मुकरीन के साथ। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक ही बात की थी, और ये बात आप गौर से सुन लें। उन्होंने कहा था कि सऊदी किंग ने कहा है कि आप हमें गारंटी करें कि मोहतरमा तो वापस नहीं आएंगी। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि वो नहीं आएंगी, तो फिर नवाज शरीफ को वो वापस लेकर चले गए। जिस दिन मोहतरमा ने, अब मुझे पता नहीं कि अंडरस्टैंडिंग से आई थी कि अंडरस्टैंडिंग के बगैर आई थी,
कराची में बहुत बड़ा आपने देखा हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, वो कई लोग शहीद हुए उसके अंदर। और उसके बाद पिंडी में जो हुआ वो आपकी और मेरी नज़रों के सामने हुआ। एक बहुत ही हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा वो खौफनाक हादसा था जो लियाकत बाग में हुआ, और मोहतरमा जो है वो उसमें जान बहक भी हुई। और फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर जिस दिन उन्होंने लैंड किया पाकिस्तान के अंदर, मुझे पता है कि सऊदी कितने परेशान और गुस्से में थे कि 5 मरतबा हमारे वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने दावत दी, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, और ये टाल मटोल यहाँ से करते रहे। मैं इन चीज़ों का मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है, और मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि तारीख पे थोड़ी सी नज़र डालें। और फिर ठीक है, उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, और उन्होंने फिर नवाज शरीफ को वापस भेजा, बड़े प्रोटोकॉल के साथ भेजा, गाड़ियाँ भी दी, जहाज़ भी दिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दी, और यहाँ उनको लेकर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जमहूरियत चलती रहेगी। आप 10 साल के लिए रुक जाएंगे, 5 साल के लिए रुक जाएंगे, 4 साल के लिए रुक जाएंगे, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि जनाब किसी को लाना है अपनी पसंद से तो किसी को नहीं आने देना। ये पाकिस्तान के अवाम आप ही आ जाओ, अगर इस तरह अगर पसंदें अपनी करनी है तो फिर खुद ही आ जाएं और खुद पे कब्जा कर लें, लेकिन अब वो उतना आसान रहा नहीं है। असद कैसर साहब, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ किया गया, शहबाज शरीफ साहब ने कम की। इसके अलावा जो उन्होंने कहा वुज़रा एक एक गाड़ी रखेंगे, फिर साबिक कुछ जज साहिबान हैं, कुछ दीगर लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ किया गया। वो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब बचत करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की भतीजी ने शायद बात सुनी नहीं है, उन पे इस मुल्क का कानून लागू नहीं होता। वो 18 गाड़ियाँ पुलिस की लेकर घूमती हैं और हर जगह पे उनको वज़ीर आज़म से ज़्यादा का प्रोटोकॉल दिया जाता है। इस मामले को तो अदालत में चैलेंज कर देना चाहिए सर आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर हम सोच रहे हैं और इसको अदालत में बिल्कुल लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी इक़दाम है ये कानून के ख़िलाफ़ है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक इंटर्म गवर्नमेंट जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए, वो तो एक पार्टी बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन पार्टी बनी हुई है, वो सारे जो है ना और से अहकाम लेते हैं और फिर सारा कैंपेन पीटीआई के ख़िलाफ़ करते हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है ना मुख्तलिफ उन्होंने सोशल मीडिया की कैंपेन शुरू की है, वेबसाइट पे कैंपेन हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पे कैंपेन हो रहे हैं, लोकल जो है ना डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और फिर ये हमारे KPK में एक मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा कि पीटीआई को हम जो है इसकी करप्शन केसेस हैं, तो इनका क्या काम है, उसको किस कानून ने इजाज़त दिया है? ये तो हुकूमत जिसकी आएगी उसका काम है कि वो। सर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, और जो भी बंदे आते हैं निगरान हुकूमतों में वो एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ही वो ज़बान बोलते हैं। अभी आप इतने भोले तो नहीं हैं कि ये जो लोग बोल रहे हैं इसके पीछे कौन है? नहीं, वो हमें पता है सब कुछ वहाँ से अहकामात मिलते हैं, लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं तो 3 महीनों की एक मिनिस्ट्री के लिए ये अपना सारा गन जो है अपने पल्ले में डाल रहे हैं। अभी हमारे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया कि मैं केसेस बनाऊंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई तू होती कौन हो? तुम्हारा अख्तियार क्या है? तुम्हारे पास तो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाना है। ये मैंने पेशावर हाई कोर्ट में कल जो केस दाखिल करवाया है, जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की, ये नहीं हमारी पूरी शायद 5 साल में इतने पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हुए जितने उसके 1-2 दिन में उन्होंने करवाए हैं। और इंटरेस्टिंगली एक दिन जो है ना एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, दूसरे दिन उसी नोटिफिकेशन के को डिनोटिफाई करते हैं और नया नोटिफिकेशन निकालते हैं। इन्होंने एक मौकरी बनाई हुई है, उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, मतलब जिस तरह मुल्क को चलाते हैं। और फिर बीबी जितने प्रोटोकॉल में जा रही है, तो इतने प्रोटोकॉल में तो प्रेसिडेंट नहीं जाता। इस गरीब मुल्क की जैसे मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी पर मैसर नहीं है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने स्टेट बचाने के लिए कुर्बानी दी, ये क्या कर रही है? इसके पास क्या इख्तियार है? और जिस तरह वो अदालतों को बुर-ए-इस्लाम ठहरा रही है, जिस तरह अदालतों के ऊपर जो है वो अटैक कर रही है, यानी वो मतलब साइकोलॉजिकली वो समझ गए है कि इस वक्त आवाम जो है ना के पास नहीं है। पीटीआई इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है, उसको ये समझ आ गई है कि पंजाब उसके हाथ से निकल गया है। पंजाब में जो है ना इस वक्त इलेक्शन हो तो में से मुस्लिम लीग का खासकर तो ये GT रोड की पार्टी थी, वो GT रोड भी इससे चला गया है। बहरहाल ये सियासत तो हो जाएगी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए और मुल्क के लिए ज़रूरी है
कि हम कानून और आइन के मुताबिक चले। जो इस वक्त मुल्क की तो ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, और ख्वाजा साहब ने तो कहा कि डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं, अमल हो चुका है। तो इस सूरत में तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक़दाम करने पड़ेंगे। यानी आप देख लें कि ये इस मुल्क में जितने UK के प्राइम मिनिस्टर के पास जो घर होता है, या हमारे कमिश्नर और हमारे DC के घर उससे बड़े बड़े होते हैं। आप देख लीजिए DPO, DC, कमिश्नर। सर वो तो आपने करना था ना। देखें आपके पास पाकिस्तान में 3.5 साल हुकूमत रही, आपने एक भी गवर्नर हाउस ख़त्म नहीं किया, आपने एक भी वज़ीर आला हाउस जो है उसको छोटा नहीं किया, आपने एक भी वज़ीर आज़म हाउस या बाकी चीज़ें जो हैं वो, अब ऐसे सारा कुछ तो नहीं ना कि अब आप आसमान से थोड़ी उतरे हुए हैं सर। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 3.5 साल में कर सकते थे, और आप वादा करके आए थे कि ये तब्दीलियाँ हम लेकर आएंगे और आम आदमी का पाकिस्तान बनाएंगे। अब आपके पास बहाना इस बात का है कि आपके हाथ बंधे हुए थे, बैसाखियों वाली हुकूमत थी, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, आपने इनिशिएट ही नहीं की। अब सर सिंपली एक आखिरी चीज़ ये है कि आपके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे हैं बार्स के अंदर, वकला में भी अब नज़र आ रहा है कि जिनकी हमायत में आप लोग हैं वो लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, उनकी तंजीमें मजबूत हो रही हैं। तो ये जो अदलिया के ऊपर तौहीन आमेज़ एक कंपेन चली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ नहीं जाती इसमें, ख़ास तौर पे वकला की, कि वो अब इसके ऊपर निकलें और आवाज़ उठाएं? देखो एक बात तो थोड़ा आपने तो खुद उसको फिर वो भी कर दिया। हमारी एक बैसाखियों के ऊपर हुकूमत थी, हम एक बिल भी पास करते तो हमें QM और जो हमारी इलाइज थी उसके साथ जो है ना बड़ी निगोशिएट करनी पड़ती थी, बहुत राज़ी करना पड़ता था, मुश्किल होता था। यानी हमने एक जो हमारा स्टेट बैंक का चेयरमैन वो रहा है प्रेसिडेंट, अभी नाम में भूल गया हूँ, उसको बनाया था इसका हेड, और उसने पूरा रिफॉर्म पैकेज बनाया था। हमने नेशनल असेंबली में उसकी वो प्रपोजल्स पे सब कुछ था। यानी ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसके पास क्या मराहत होनी चाहिए, कितनी तक होनी चाहिए, और ख़ासकर जो हमारे इस वक्त इसके पास जो जितने बड़े बड़े बंगले हैं, कमिश्नर और ये चीफ मिनिस्टर की जो घर है, और जो प्राइम मिनिस्टर वाला सारा कुछ, तो इसके ऊपर जो हमें कानून चले सर देखें अब आप लोग गवर्नमेंट इन वेटिंग है, लोग आप कहते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो अब करके दिखा दीजिएगा। बल्कि अगर मौका मिला इमरान खान साहब से सवालात पूछने का, तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि पहले तो चलें आपकी बैसाखियों वाली हुकूमत थी, क्या इस मरतबा आपको हुकूमत बनी तो आप ये बड़े बड़े घर खाली करवा के इनको नॉर्मल जगहों पे, ताकि इन सबके दिमाग दुरुस्त हों, ये दूसरों को भी इंसान समझें और इनको जो है वो होश आए। ये जो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लग्जरी गोल्फ क्लब, पोलो क्लब, ये जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्या ये खाली करवाएंगे? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।